Next branch is environmental chemistry. What is environmental chemistry? Branch of chemistry which deals with the components of environment and effects of human activities on environment. केमिस्ट्री की इस ब्रांच में हम इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं और इंसानी सरगर्मी के ह्यूमन एक्टिविटीज के इन्वायरमेंट पर जो असरार मुरतब होते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि इन्वायरमेंट क्या है। ऑल द थिंग्स अराउंड अस आर मेकिंग आवर इन्वायरमेंट। हमारे इर्द गिर्द की तमाम चीजें जो हैं वो हमारा इन्वायरमेंट बनाती हैं। It can be also defined as external surroundings and conditions which directly or indirectly affect the living organisms. हमारे इर्द गिर्द की चीजें और कंडीशन जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिविंग थिंग्स को क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं, उसे हम क्या कह रहे हैं, इन्वायरमेंट कह रहे हैं। अगर आपके लेवल पे, आपकी क्लास के लेवल पे अगर हम कंपोनेंट्स बताएं तो कौन से कंपोनेंट्स बताते हैं? हम कहते हैं इन्वायरमेंट के जो कंपोनेंट्स हैं, आग, हवा, पानी, मिट्टी, ये क्या हैं? ये इन्वायरमेंट के कंपोनेंट हैं। अगर हम इसको मज़ीद बेहतर अंदाज में बयान करना चाहें तो इन्वायरमेंट के कंपोनेंट कौन कौन से हैं? इसका कंपोनेंट है जी एटमॉस्फेयर, सेकंड इज हाइड्रोस्फीयर, थर्ड इज लिथोस्फीयर, फोर्थ इज बायोस्फीयर। फोर कंपोनेंट्स बताए हैं, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। ब्रीफली हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट लेवल में आप इनके बारे में डिटेल्स में आप जानेंगे। एटमॉस्फेयर क्या है? जमीन के इर्द गिर्द, अर्थ के इर्द गिर्द जो गैसेस का जो गलाफ है, ब्लैंकेट है, वो एटमॉस्फेयर कहलाता है। हाइड्रोस्फीयर के अंदर तमाम वाटर बॉडीज जो हैं वो शामिल हैं। वाटर बॉडीज के अंदर रिवर्स, लेक्स, स्ट्रीम्स, ओशंस, ये सारी चीजें जो हैं ये वाटर बॉडीज के अंदर शामिल हैं। लिथोस्फीयर के अंदर रॉक, सैंड और दूसरी चीजें भी इसके अंदर शामिल हैं। और बायोस्फीयर क्या है? दिस इज द पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट दैट सपोर्ट लाइफ। बायोस्फीयर क्या है? ये एनवायरनमेंट का वो पार्ट है जो लाइफ को क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो ये हो गए जनाब एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स हो गए। और ह्यूमन एक्टिविटीज के इन कंपोनेंट्स के ऊपर या एनवायरनमेंट के ऊपर क्या असर होते हैं, ये हम किसके अंदर पढ़ते हैं? ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। ये जो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, एनवायरमेंटल जो केमिस्ट्री है, ये रिलेट करती है जनाब बायोलॉजी के साथ, इकोलॉजी के साथ, जियोलॉजी के साथ, सॉइल और वाटर के साथ। अभी हमने पढ़ा एनवायरनमेंट का एक कंपोनेंट है बायोस्फीयर। ये वो पार्ट है जो लाइफ को क्या करता है, सपोर्ट करता है। लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। सो वी कैन से इट इज रिलेटेड विद बायोलॉजी। इकोलॉजी क्या होती है? ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट के दरमियान इंटरएक्शन का जो मुताला है वो कहलाता है इकोलॉजी। ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट के दरमियान जो इंटरएक्शन की स्टडी है उसको क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। अभी हमने पढ़ा लिथोस्फीयर के अंदर रॉक, सॉइल, मिनरल्स, पूरे अर्थ के अंदर, अर्थ क्रस्ट के अंदर पाई जाने वाली चीजें लिथोस्फीयर के अंदर पढ़ते हैं। तो हम कह सकते हैं इट इज रिलेटेड विद जियोलॉजी। इसके एक कंपोनेंट हाइड्रोस्फीयर के को हमने डिस्कस किया। हाइड्रोस्फीयर में क्या आती है? वाटर बॉडीज आती हैं। तो हम वाटर से भी रिलेट कर सकते हैं। ये ब्रांच जो है ये रिलेटेड है विद सॉइल एंड वाटर। नॉलेज ऑफ केमिकल प्रोसेसेस occurring in environment is necessary for the improvement and protection against pollution. Improvement और protection करने के लिए, pollution के against improvement और protection करने के लिए जो environment के अंदर होने वाले chemical processes हैं उनके बारे में जानना जरूरी है। environment के अंदर किस तरह के रिएक्शन होते हैं? डेफिनेशन के अंदर हमने कहा ह्यूमन एक्टिविटीज के नतीजे में, फॉर एग्जांपल गाड़ियों में जो फॉसिल फ्यूल की कंबशन होती है या इंडस्ट्रीज के अंदर फॉसिल फ्यूल की कंबशन होती है। फॉसिल फ्यूल जैसे गैसोलीन है, डीजल ऑयल है, नेचुरल गैस है, इनकी कंबशन के नतीजे में जो ऑक्साइड बनते हैं, कार्बन के ऑक्साइड हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं या सल्फर के ऑक्साइड हैं, ये बारिश के पानी के साथ रिएक्ट करके बच्चे बना देते हैं। सल्फर के ऑक्साइड फॉर एग्जांपल सल्फर डाइऑक्साइड है, वाटर के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। और जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है? नाइट्रिक एसिड बना देता है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो वाटर के साथ रिएक्ट करके वो क्या बनाता है? कार्बनिक एसिड बनाता है। फॉसिल फ्यूल की कंबशन के नतीजे में जो चीजें बनी, जो ऑक्साइड बने, वो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं। और इनके रिएक्शंस के नतीजे में जो अभी हमने पढ़ा सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और कार्बनिक एसिड बनते हैं, ये क्या कहलाते हैं? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं। पॉल्यूटेंट कौन सी शय होती है जो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करते, उसको आलूदा करते, खराब करते, वो शय क्या कहलाती है? पॉल्यूटेंट्स कहलाती है। ये पॉल्यूटेंट्स, इन पॉल्यूटेंट्स की नेचर क्या है, इनकी कंसंट्रेशन
कितनी होगी तो ये नुकसानदेह होगा, और ये किस तरह से एनवायरनमेंट के अंदर जो है ये चीज़ें रिएक्ट करती हैं और हमारे एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय करती हैं या हमारे एनवायरनमेंट को क्या करती हैं, पॉल्यूट करती हैं। इसलिए इन केमिकल प्रोसेसेस के बारे में, केमिकल रिएक्शंस के बारे में जानना जरूरी। नॉलेज ऑफ केमिकल प्रोसेसेस occurring in environment is necessary for the improvement and protection against pollution. For the improvement and protection against pollution. Chemistry. What is analytical chemistry? Let's start. What is the definition of analytical chemistry? Branch of chemistry which deals with the analytical study of analytical methods of qualitative and quantitative analysis of a chemical substance. केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम किसी केमिकल सब्सटेंस के क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के एनालिटिकल मेथड्स का मुताला करते हैं। आपकी तरफ दोहरा देता हूं, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनालिटिकल मेथड ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ केमिकल सब्सटेंस इज कॉल्ड एनालिटिकल केमिस्ट्री। सो वी कैन से it is the study of complete characterization of a chemical substance. Now we have an idea about qualitative analysis and quantitative analysis. What is the difference between qualitative analysis and quantitative analysis? Determination or identification of the component of that chemical substance is called qualitative analysis. उस given chemical substance, उस given unknown chemical substance के component को या elements की identification या determination को हम कह रहे हैं qualitative analysis. What is quantitative analysis? वो जो elements या component हमने determine किए हैं उनकी relative amounts की determination या हर कंपोनेंट की परसेंटेज की डिटरमिनेशन क्या कहलाती है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहलाता है। डिटरमिनेशन ऑफ रिलेटिव अमाउंट ऑफ ईच कंपोनेंट और परसेंटेज ऑफ ईच कंपोनेंट और एलिमेंट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। छोटी सी एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। लैब के अंदर एग्जामिनर, प्रैक्टिकल लैब के अंदर एग्जामिनर ने फॉर एग्जांपल आपको कोई अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है, तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में आपने जानना है वो कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर क्वालिटेटिव एनालिसिस परफॉर्म करेंगे। उस गिवन अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मौजूद फॉर एग्जांपल वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एलिमेंटल एनालिसिस करके हमने डिटरमिन कर दिया तो उसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है। ये क्या है, डिटरमिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस। डिटरमिनेशन के बाद, आइडेंटिफिकेशन के बाद हमने ये जानना है कि अब वो कितनी मिकदार में मौजूद है, उनकी रिलेटिव अमाउंट या परसेंटेज क्या है। परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इज नोन एज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। उस गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हर एलिमेंट की रिलेटिव अमाउंट या परसेंटेज क्या है, दिस इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड देयर आर 4 स्टेप्स फॉर द to perform the quantitative analysis. One is obtaining the sample, second is separate the desired constituents, third is measurements and calculation, फोर्थ इज ड्राइंग कंक्लूजंस। 4 स्टेप्स के अंदर हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम डिफरेंट एनालिटिकल टेक्निक्स और इंस्ट्रूमेंट जो यूज होते हैं एनालिसिस पर्पस के लिए वो भी हम स्टडी करते हैं। इन एनालिटिकल केमिस्ट्री डिफरेंट एनालिटिकल टेक्निक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड फॉर द एनालिसिस आर स्टडीड। द स्कोप ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री कवर्स फूड, वाटर, एनवायरनमेंट एंड क्लिनिकल एनालिसिस। क्लिनिकल एनालिसिस की एग्जांपल से हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस के जो 4 स्टेप्स हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब एक पेशेंट किसी डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उस पेशेंट को कोई यूरिन टेस्ट या ब्लड टेस्ट रिकमेंड करता है, पेशेंट क्या करता है, क्लिनिकल लैब में जाके एनालिटिकल केमिस्ट को क्या करता है, ब्लड सैंपल या यूरिन सैंपल देता है। मतलब एनालिटिकल केमिस्ट क्या करता है, ब्लड सैंपल ऑब्टेन करता है, ऑब्टेनिंग द सैंपल। ब्लड के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, पार्ट्स हैं, उसको क्या करता है, सेपरेट करता है। प्लाज्मा और ब्लड के सेल्स को सेपरेट कर देता है। ब्लड सेल्स की फिर मेजरमेंट और कैलकुलेशन करता है, मोनोसाइट्स कितने हैं, लिम्फोसाइट्स कितने हैं, हीमोग्लोबिन उसके अंदर कितना है, रेड ब्लड सेल्स कितने हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स कितने हैं, ये क्या कर रहा है, और उनकी सेपरेशन करने के बाद मेजरमेंट और कैलकुलेशन करता है। मेजरमेंट और कैलकुलेशंस के बाद वो कोई ना कोई कंक्लूजन ड्रा करता है। फॉर एग्जांपल, कैलकुलेशन और मेजरमेंट के बाद उसको पता चलता है कि ब्लड के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी है, तो कंक्लूजन क्या ड्रा हो सकता है कि वो जो पेशेंट है उससे एनीमिया का मर्ज लाक है। एनीमिया में आयरन की डेफिशिएंसी होती है, आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से हीमोग्लोबिन नहीं बनता, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो सांस लेने में दिक्कत होती है, सफोकेशन होती है। दिस इज एनालिटिकल केमिस्ट्री। Thanks for watching this video. To stay and connect with us, subscribe, like and share my YouTube channel Excel Science Academy.